Shadab Law Classes in association with Dynamic Augments. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करने के लिए आए हैं मॉक पेपर, जो कि हमारा सब्जेक्ट होगा BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये हमारा मॉक पेपर होगा, ठीक है। इसी तरीके से इसमें मैं आप लोगों को सारी डिस्कशन करेंगे कि इस मॉक पेपर के अंदर कैसे कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो बेसिकली इसके अंदर 5 शॉर्ट होंगे और हर यूनिट से बेसिकली जो अगर हमारी 4 यूनिट्स हैं तो हर यूनिट से मैंने 2-2 क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें से एक ही आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसका मैक्सिमम मार्क 75 होगा और टाइम होगा हमारा 3 आवर्स। ये इवन सेमेस्टर 2025 का पेपर है, ठीक है। देखिए अगर हम नॉर्मली बात करें तो BNSS का जो पेपर होता है वो ज्यादा प्रैक्टिकल बेसिस नहीं आता है, मगर कभी कभी प्रैक्टिकल बेसिस पे या थ्योरेटिकल, ज्यादातर थ्योरेटिकल ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है हमें। मगर इस बार जैसे कि हम देखते हैं पेपर्स वगैरह में, अगर आपके ट्रायल्स हैं, चार्ज हैं, तो इनमें ज्यादातर हम देखेंगे कि पेपर प्रैक्टिकल नहीं थ्योरेटिकल ही आए, जिसके अंदर आपको जैसे ट्रायल, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल लिखने के लिए दे दिया जाए। तो इसी तरीके से आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर यहां पे आपको डिस्क्रिप्शन में ये पेपर मिल जाएगा आपको, ठीक है। इस पेपर को आपने क्या करना है, डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करके अपने सामने रखिए, फिर हाथों हाथ जैसे जैसे मैं बताता चला जा रहा हूं वैसे वैसे इसे अटेम्प्ट करते रहिए या देखते रहिए। दूसरी चीज क्या है, जैसे ही मैं कोई क्वेश्चन पढ़ूंगा तो वो आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं कोई रेफरेंस दूंगा कि ये मैंने वीडियो बना रखी है तो वो यहां पे आ जाएगी, आपको वीडियो भी मिल जाएगी उस चीज से रिलेटेड। डन, ठीक है, मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1A, जो शॉर्ट में 1A के 1A क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आइए, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्ली बार्गेनिंग अंडर द BNSS, ठीक है। हाउ डज इट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड जुडिशियल एफिशिएंसी। देखिए ये बेसिकली 289 से लेके 300 में डिफाइन है, मतलब सारा का डिफाइन क्या दे रखा है पूरा का पूरा। हम देखें प्ली बार्गेनिंग, तो आपको इसके अंदर 289 से 300 जब आप लिखेंगे तो हर सेक्शन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है आपको कि हर सेक्शन लिखने लग गए। आपको क्या करना है, एक समरी लिखनी है। उसके अलावा इन्होंने क्या है, हाउ डज इट बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड जुडिशियल एफिशिएंसी। आप ये बात कहेंगे कि देखिए टाइम सेविंग है एक प्रोसेस, ये कोर्ट के लिए भी एक टाइम सेविंग प्रोसेस है, जिससे कि ट्रायल वगैरह में जितना टाइम लगता है, स्पीडियर रेमेडी है, तो ये इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए ही बनाया गया। तो इस अलाइनमेंट में आपने ये सारा का सारा लिखना है, ठीक है। आइए हम सेकंड पे चलते हैं। 1D क्या कह रहा है हमारा, व्हाट 1D इज सेइंग, हाउ डज द BNSS रेगुलेट द कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल्स विद द रोल ऑफ विक्टिम इन द प्रोसेस। देखिए अब 359 है हमारा, कंपाउंडिंग की जो बात करता है। अब आपको इसके अंदर क्या देखना है, अब आपको सबसे पहले ये देखना है कौन से वो ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर आपको कोर्ट की परमिशन नहीं है कि आप डायरेक्ट कंपाउंड कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कोर्ट की परमिशन से ही आप कंपाउंड कर सकते हैं, और कौन से ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनके अंदर आप कंपाउंडिंग कर ही नहीं सकते। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल में ये कंपाउंडिंग में और सिविल में इसे कॉम्प्रोमाइज कहते हैं। क्या हाँ भाई, कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपस में, तो कंपाउंडिंग ये आप लोगों को सेक्शन नंबर 359 में BNSS के दिखेगा। प्रॉपर तरीके से इजी फॉर्म में एक आंसर तैयार करिए, और इसके अंदर जैसे मैंने बताया कौन से ऐसे ऑफेंसेस, कौन से ऐसे ऑफेंसेस और कौन से वैसे कि जिनके अंदर कंपाउंडिंग हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये सारी बातें लिखनी है आपको इसके अंदर, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख लीजिए, ठीक है। और कंपाउंडिंग का बेसिक मतलब आप बताएंगे कि ऐसे ऑफेंसेस जिनका कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, कंपाउंड कर सकते हैं हम, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब 1C क्या कह रहा है इसके अंदर, देखिए 1A भी देख लिया हमने, 1B भी देख लिया, 1C को चेक करते हैं। व्हाट 1C शॉर्ट में 1C क्या कह रहा है, व्हाट इज मीन्ड बाय लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस, एक्सप्लेन द रैशनल एंड लीगल सिग्निफिकेंस। देखिए 513 से 519 इस पे मैंने ऑब्वियसली एक वीडियो भी बनाई है, बट मैं आप लोगों को एक चीज समझाता हूं। देखिए एक चीज समझाता हूं, लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस का सिर्फ मतलब पूछा जा रहा है, पूरा का पूरा लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस नहीं पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप ये बताएंगे कि सबसे पहले तो लिमिटेशन, क्रिमिनल लॉ में लिमिटेशन फॉर टेकिंग, जो लिमिटेशन का टाइम पीरियड है वो क्रिमिनल लॉ में ये वाला जो हमारा 513 से 519 जो है, ये एक तरीके से एग्जॉस्टिव है इस चीज को लेके, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगता,
ठीक है, सिविल में लिमिटेशन, मगर अपील में जो क्रिमिनल की अपील जाती है उसमें लिमिटेशन एक्ट की ऑब्वियसली जरूरत होती है, मगर यहां पे एग्जॉस्टिव हो गया। फिर लिमिटेशन फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस का मतलब यह है कि जिस दिन अपराध हुआ कोर्ट जो कॉग्निजेंस लेता है 210 के अंदर, उसकी लिमिटेशन की बात कर रहे हैं कि कोर्ट को कितने टाइम के अंदर अंदर लिमिटेशन लेना है, ठीक है, कि कितने टाइम के अंदर अंदर कॉग्निजेंस लेना है। ठीक है जी। अब इसके अंदर आप लोगों के लिए ऑब्वियसली 514 बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है, तो 513 से 519 और 514 शॉर्ट में केवल आप अगर 514 भी बना के आ गए तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो जाएगा, जिसके अंदर टाइम के हिसाब से बता देंगे कि आप अगर अगर इतना पनिशमेंट है उस अपराध का तो कितने टाइम में क्या लिमिटेशन पीरियड है। तो एक टेबुलर फॉर्म में छोटा सा बनाइए, मोर देन इनफ है। ठीक है जी। अब आता है हमारा डिस्कस दी ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस अंडर बीएनएसएस। ठीक है जी, ये डी आ गया। एंड व्हाट आर द ग्राउंड्स हु होल्ड द अथॉरिटी टू ट्रांसफर 446 से लेके 452, 446 से लेके 452 के ट्रांसफर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और जी हमारा कोर्ट ऑफ सेशन। देखिए बेसिकली ये ट्रांसफर और विड्रॉल दोनों की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, बेसिकली एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर करना। इसमें मैंने लाइव सेशन जब मैंने लिया था बीएनएसएस का, तो मैंने ट्रांसफर वाला पार्ट भी पढ़ाया था, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं इसके अंदर बीएनएसएस में। ठीक है, वो आपको लिंक एकदम मिल जाएगा उसके अंदर, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इन्फो पे तो एकदम से आपको मिल जाएगा उस चीज पे कि हाँ भाई कि सर ने जो लाइव सेशन लिया था। ट्रांसफर के अंदर हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है, सेशन कोर्ट ट्रांसफर कर सकता है। तो ये सारे के सारे जितने भी सेक्शंस हैं, विड्रॉल की और ट्रांसफर की पावर किस तरीके से, एक बार सेक्शन रीड करेंगे और मेरा लाइव सेशन जाके देखेंगे, बहुत आराम से हो जाएगा ये वाला। फिर आता है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन एंड समरी ट्रायल इन व्हाट सर्कमस्टेंसेस। देखिए अब देखिए समरी ट्रायल की बात हो रही है। ठीक है, अब यहां पे समरी ट्रायल की और कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की दोनों के पहले तो सेक्शन लिख दीजिए, 248 से शुरू है और भाई चैप्टर नंबर 19, 22, ये थोड़े ये डिफरेंशिएट होगा। ये तो बेसिक डिफरेंस होगा कि सेक्शन का और चैप्टर का। मेन डिफरेंस क्या होता है आप कहेंगे, उसके अंदर क्या होता है, चार्ज फॉर्मली चार्ज बनते हैं, समरी ट्रायल में फॉर्मल चार्जेस नहीं बनते। उसके अंदर कोर्ट ऑफ सेशन का एक अपना सेपरेट ट्रायल प्रोसीजर है, इसके अंदर समरी ट्रायल का कोई अपना प्रोसीजर नहीं। जैसे समन ट्रायल चलता है वैसे ही आपको समरी ट्रायल चलाना पड़ता है। समरी ट्रायल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं अपराधों के। ठीक है, जितने मोर सीवियर ऑफेंसेस हैं, जैसे भाई कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये ज्यादातर कौन से कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल ही इसके लिए एक्सक्लूसिवली, कोर्ट ऑफ सेशन की एक्सक्लूसिविटी है कि इसके ऊपर कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्रायल कर सकता है। ठीक है, तो आपने एग्जाम्पल्स भी देख लिए कि भाई 5,000 से या कितने के हजार से 20,000 से कम की अगर प्रॉपर्टी की चोरी है, ये सब है, तो उन्हें समरीली ट्रायल हो सकता है। ये सारे अपराध हैं। ठीक है, कि कौन कर सकता है, कौन सा मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है, कौन सा नहीं है एम्पावर्ड समरी ट्रायल करने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो हमारे शॉर्ट हो गए सारे के सारे। मगर देखिए शॉर्ट को भी इस तरीके से मैंने अलाइन किया है, जब आप पेपर अपने हाथ में होगा आपके और यहाँ स्क्रीन वगैरह पे भी जब आ रहा होगा वीडियो पे, तो अब आप ये देख रहे होंगे कि शॉर्ट को भी इस तरीके से अलाइन किया कि आपके ये सारे की सारी चीजें तैयार हो जाए। ठीक है, आइए अब लॉन्ग क्वेश्चंस पे आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हमारा नॉर्मली जो कवर कर रहा है, एक क्वेश्चन 12.5 मार्क का है। ठीक है, 12.5 मार्क का। शॉर्ट जो है हमारा वो 5 मार्क का एक है, तो अगर आपने 5 अटेम्प्ट करे तो 25 मार्क के ये हो गए। और लॉन्ग, अगर लॉन्ग आपको 4 मैंडेटरी है क्योंकि 4 यूनिट है, एक एक आपको हर यूनिट में से करना है, तो इसी वजह से। ठीक है जी, तो अब आते हैं पहला क्वेश्चन। एग्जामिन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर बीएनएसएस, डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ चार्ज, रूल रिगार्डिंग जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंडर ऑफ पर्सन। 234 से 247 पूरा चार्ज का चैप्टर है, ये इसके प्रोविजंस है। ठीक है, 246 इसके अंदर बेसिकली जॉइंडर ऑफ पर्सन की बात करता है। देखिए इसके अंदर पहले तो फॉर्म्स ऑफ चार्ज बना लीजिए आप इसके अंदर। ठीक है, एरर इन चार्ज भी बात करिए, ऑल्ट्रेशन इन चार्ज भी बात करिए कि चार्ज बेसिकली पहले एक पता है कि देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। एक आप ऐसे लिखिए कि एक चार्ज बनता है पर्सन के खिलाफ, जब कभी भी आप कोई सी चीज डायग्रामेटिकली या फिर एक इस फॉर्म में बताते हैं, तो वो एक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका बहुत खूबसूरत हो जाता है। ठीक है, तो आप चार्जेस बनाइए कि उसके अंदर चार्ज में नेम ऑफ द एक्यूज्ड होता है, फिर उसका एड्रेस भी, मतलब सारी चीजें कि उसने अपराध क्या किया है, किस मैनर में किया है। तो आप ये भी बताएंगे कि पर्टिकुलर अगर मैनर डिफाइन करना है कि भाई अगर किसी ने चीटिंग करी है तो चीटिंग का कोई तो तरीका अपनाया होगा उसने, या कैसे करी है, चीटिंग करी है।
बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो अगर मैनर बताने की जरूरत है तो वो बताएंगे, टाइम प्लेस डेट बतानी पड़ेगी आपको, सब चीजें बतानी पड़ेंगी, तो वो सारा का सारा भाई कौन सा लॉ है जो एप्लीकेबल है, बीएनएस है तो उसका सेक्शन नंबर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो जब आप ऐसे करके समझाएंगे इस चीज को और फिर थ्योरी बनाएंगे, बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब जॉइंडर की बात रही, तो जॉइंडर ऑफ चार्जेस, कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसके अंदर ज्वाइंट कर सकते हैं आप अपने चार्जेस को, कि भाई वो वाला वो भी है कि अगर आपने 12 महीने के अंदर 3 बार ये अपराध किया तो तीनों चार्जेस को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, तो जॉइंडर ऑफ पर्संस है एक ही। अब देखिए जॉइंडर ऑफ पर्संस में अगर मान के चलिए एक से ज्यादा आरोपी हैं एक अपराध के, तो उन्हें ज्वाइन कर दिया जाएगा सिंगल ट्रायल के अंदर। अब अलग अलग ट्रायल थोड़ी ना चलेगा सब पे, तो वो भी आप लोगों को जो मैंने स्पेसिफिक प्रोविजन बताया 246 बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अब आता है हमारा, ये तो था यूनिट 1, पढ़ रहे हैं हम इसका सेकंड, क्योंकि 1 तो हमने देख लिए सारे, अब हम थर्ड देखते हैं यूनिट 1 में। थर्ड, ठीक है, थर्ड क्या कह रहा है, critically analyze the general provision relating to evidence inquiries and trials under BNSS, how does it ensure procedural fairness। देखिए ये बेसिकली जो आपके पास क्वेश्चन आया, मैं अगर कहूं ये आया है आपके पास जो एक चैप्टर है एविडेंस टू बी टेकन इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल अंडर बीएनएसएस। ठीक है, इसके अंदर देखिए लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, एविडेंसेस, क्या एक्यूज्ड की प्रेजेंस जरूरी है या उसकी एब्सेंस में भी रिकॉर्ड हो जाएंगे एविडेंसेस, कि एविडेंस जब ट्रायल के अंदर रिकॉर्ड हो रहे होते हैं तो क्या डिमीनर, एक्यूज्ड का डिमीनर मतलब हाव भाव, के वो जब बता रहा था तो घबरा रहा था, क्या वो भी रिकॉर्ड होता है, कैसे रिकॉर्ड होता है। ये सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं कि कन्फेशन अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो किस तरीके से रिकॉर्ड होना चाहिए कन्फेशन। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ डिमीनर, डिमीनर भाई अगर कोई ट्रायल के दौरान एविडेंसेस में कमीशन कोर्ट को इशू करना है तो कमीशन कैसे इशू करेगा। तो ये सारी चीजें जब हम के एक्यूज्ड की प्रेजेंस में, सबसे पहले तो जब हम 308 देखते हैं उसे रेड विथ 335 करते हैं हम, 308 रेड विथ 335, 308 रेड विथ 335 क्यों करते हैं, कि भाई एविडेंसेस रिक्वायर्ड, जब एविडेंसेस रिकॉर्ड करें तो प्रेजेंस होनी चाहिए एक्यूज्ड की, क्योंकि उसके अगेंस्ट हो रहे हैं। ठीक है जी, मगर अगर एक्यूज एब्सेंट है, एब्सेंट का मतलब मान के चलिए एब्सकॉन्ड कर रखा है, अब मगर क्या करते हैं आप एविडेंस रिकॉर्ड करवा लेते हैं, क्योंकि अगर जिस विटनेस है कल को जब एक्यूज पकड़ा जाएगा तब मान के चलिए विटनेस अवेलेबल ही नहीं है, उसकी डेथ हो गई है या कुछ है, तो आपने उसका रिकॉर्ड तो कर लिया तो वो चीफ कंसीडर कर लिया जाएगा फिर। ठीक है, तो इस वजह से ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए जो मैंने सेक्शंस बताया आपको 307, 308, 335 डिमीनर वाला सेक्शन है, या फिर कोई इंटरप्रेटर चाहिए ये वाला सेक्शन है, या फिर के रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन वाला सेक्शन है, या कमीशन वाला सेक्शन है, तो ये सारे के सारे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आता है हमारा यूनिट नंबर 2 से पहला क्वेश्चन जो कि फोर्थ क्वेश्चन यूनिट नंबर 2, क्योंकि 2 3 तो हमारे यूनिट 1 में हो गए, अब 4 और 5 की बात करते हैं। पहले फोर्थ, डिस्कस इन डिटेल द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द वारंट ट्रायल ऑन समन ट्रायल बाय मैजिस्ट्रेट। देखिए 248 से लेके 260 तक हमारा कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की बात होती है, तो आपको पूरा बताना पड़ेगा। मेरी वीडियो जाके देखिए, एक गो में मैंने समझा रखा है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल, कहीं और भटकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को, सही बता रहा हूं, इतनी आसान तरीके से बता रखा है, अपना दिमाग भी लगाने की, मतलब जितना मैंने समझा दिया उतना। और जब ट्रायल, वारंट ट्रायल और समन ट्रायल, वारंट ट्रायल आपका 261 से शुरू है और समन ट्रायल आपका जो है 274 से शुरू है। आराम से जाके मेरा ट्रायल पूरा का पूरा देखिए वीडियोस, उसके अंदर मैंने कोर्ट ऑफ सेशन को जिस तरीके से टेबल के फॉर्म में एक समझा रखा है, ऐसे समझ में आ जाएगा। सच बता रहा हूं कि बिल्कुल ही ऐसा लगेगा आपको कि क्या खूबसूरत, एकदम समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो डिफरेंस की अगर बात करें कि अगर आपको वारंट ट्रायल, तो बेसिक डिफरेंस आप बताइए कि वहां पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है कोर्ट ऑफ सेशन में जो शुरू करता है, और इधर की तरफ वारंट में कौन शुरू करता है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीजें एपीपी शुरू करता है, वहां पीपी शुरू करता है, ये बेसिक सी जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ ठीक है। और दूसरी चीज कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल के बारे में आप ये बताइएगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल जो चलता है वो ऐसे नहीं है कि हर ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन चला लेगा, एक्सक्लूसिवली ट्राइबल हो अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास, या मैटर इस तरीके का हो कि अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि कोर्ट ऑफ सेशन अगर ट्रायल करे तो ज्यादा बेहतर है, तो इस तरीके से आप समझाएंगे तो बेटर रहेगा। समन, और अगर आपको समन में लिखना है तो आप लिखिए कि वारंट और कोर्ट ऑफ सेशन में तो फॉर्मल चार्ज बनते भी हैं, समन में तो फॉर्मल चार्ज भी नहीं बनते एक तरीके से। ठीक है, तो समन का ये आप लिखिएगा, बहुत आराम से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, ओके जी।
अब आता है हमारा, ये वाली बात भी हमने समझ ली, ठीक है। आप फिफ्थ देखते हैं हम, एलैबोरेट ऑन द प्रोविजन रिलेटिंग टू जजमेंट एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस। देखिए एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस जजमेंट के बारे में भी पूछा है, चैप्टर नंबर देखिए एग्जीक्यूशन 34 की बात है, ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर मर्सी पिटीशन एक चीज नई ऐड करी गई है 472 में, इस पे भी मैंने अपनी वीडियो बनाई है, तो प्रॉपर जाके देखिएगा इसको, क्योंकि इसके अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस बीएनएसएस में सस्पेंशन, रेमिशन, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस, 474 में कम्यूटेशन भी है कि डेथ को हम लाइफ में कम्यूट कर देते हैं, ठीक है। लाइफ इंप्रिजनमेंट को 7 ईयर में, ठीक है, 7 ईयर और मोर का अगर इंप्रिजनमेंट है तो उसे 3 साल में कर सकता है कोर्ट, 3 मतलब मैक्सिमम 3 साल तक की पनिशमेंट। फिर अगर लेस देन 7 ईयर है तो फाइन, और रिग्रेस से सिंपल कर सकता है। तो कम्यूट कितना कर सकता है, रेमिट का मतलब होता है, देखिए कम्यूटेशन होता है कम्यूट, रेमिट का मतलब उस चीज को खत्म कर देना, ठीक है। कि जैसे मान के चलिए अगर किसी ने मुझसे 5,000 रुपए ले रखे हैं, तो मैं क्या करता हूं, उसको कह रहा है मेरे पे तो 2 ही है अभी, मैं कह रहा हूं चल 3 में रेमिट करता हूं, तू 2 दे दे मुझे। तो रेमिट का मतलब होता है कि चल इतनी तो सजा आपको मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज है रेमिशन, कम्यूटेशन, ठीक है, और सस्पेंशन, सस्पेंड भी कर सकता है कोर्ट के। मान के चलिए अगर मैजिस्ट्रेट ने आपको, या फिर जहां आपका पहली बार केस चल रहा था, कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चल रहा था, मान के चलिए उसने आपको कन्विक्ट कर दिया, आप अपील में गए, तो इतने टाइम के लिए कि आपकी जो सेंटेंस है क्या सस्पेंड हो सकती है, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं हम उसे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से आप लिख के आइएगा इस चीज को, एक प्रॉपर कम्यूटेशन पे तो मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। एक्सप्लेन दी डिस्टिंक्शन बिटवीन रेफरेंस, रिवीजन, अपील। अपील के लिए जो चैप्टर नंबर 31 है, ठीक है। रेफरेंस रिवीजन के लिए 436 और 438 देख सकते हैं आप, अंडर विच सरकम। देखिए अब आपको सिंपल सी एक बात पता होनी चाहिए कि रेफरेंस के भाई सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ है, या फिर वैलिडिटी ऑफ लॉ को अगर कोई चैलेंज कर रहा है तो आप रेफरेंस कर सकते हैं हाई कोर्ट के पास। रिवीजन आप कोर्ट ऑफ सेशन में भी और हाई कोर्ट दोनों में रिवीजन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और कौन से ग्राउंड्स पे होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सारी की सारी जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं, अपील है, अपील आप सेंटेंस की भी कर सकते हैं, अपील फ्रॉम कन्विक्शन भी है, अपील फ्रॉम एक्यूटल भी है, ठीक है, अपील फॉर सेंटेंस भी है। तो कितने तरीके की अपील होती हैं ये आप एक डायग्राम के थ्रू समझिए, आराम से हो जाएगा, ठीक है जी। अब आता है हमारा सेवेंथ, सिक्स तो हमारा ये वाला था, अब सेवेंथ, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर confirmation of death sentence, analyze the judicial approach and legislative safeguard involved। 407 से 412 आपका ये क्वेश्चन कवर होता है, ठीक है, जिस जो की बात करता है कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस। देखिए कंफर्मेशन ऑफ डेथ सेंटेंस क्या होता है कि जब कभी भी कोर्ट ऑफ सेशन मान के चलिए डेथ पेनल्टी देना चाह रहा है, वो दे तो सकता है, उसके पास पावर है, मगर उसे पहले कंफर्मेशन लेनी पड़ेगी हाई कोर्ट से। तो उसी चीज की बात हो रही है यहाँ पे, उसी चीज की बात हो रही है। पहले क्या था, ये पहले सीआरपीसी में 366 था, ठीक है, और 368 में आपको कंफर्मेशन मिल जाती थी कि आप 366 में वो करी एप्लीकेशन लगाई, और 368 में आपको कंफर्मेशन मिल गई हाई कोर्ट से, कोर्ट ऑफ सेशन के लिए। अब क्या है 407 409 में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी, 407 से 412 है तो कंफर्मेशन, मगर हाई कोर्ट इसके ऊपर हियरिंग करता है कंफर्मेशन के लिए कि मैं क्या डेथ पेनल्टी को कंफर्म करूं। हाई कोर्ट इसके अंदर वो भी हियरिंग कर सकता है कि क्या सही डेथ पेनल्टी दी गई है या नहीं दी गई है। ये सारी चीजों को याद रखिए और पूरे आंसर को फ्रेम करके लिखिए 407 से 412, ठीक है। अगला हमारा यूनिट 4 से क्रिटिकली एग्जामिन द इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट अंडर बीएनएसएस, हाउ डू इनहेरेंट पावर इंटरेक्ट विद स्टेट, ठीक है। 528 इनहेरेंट पावर की बात करता है। तो आप सबसे पहले प्रोसीजर इज हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड नॉट इट्स मिस्ट्रेस, ठीक है, कि इनहेरेंट पावर का यूज क्या है। अब आप ये कहेंगे कि इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट की 528 में जो बीएनएसएस के अंदर है, और स्टैट्यूटरी प्रोविजंस जो है हमारे रिटर्न प्रोविजंस, ये दोनों आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 528 तब आता है कि जब हमारे वो अधूरे पड़ जाते हैं या इनसफिशियंट पड़ जाते हैं, तो 528 कहता है कि मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए आ जाऊंगा, ठीक है। तो 528, और ये भी बात याद रखिएगा इनहेरेंट पावर कभी भी हाई कोर्ट को, और ये हाई कोर्ट की पावर है, आप पहले तो ये याद रखिएगा क्रिमिनल केसेस में, सिविल केसेस में सारे कोर्ट के पास पावर है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें सिविल और क्रिमिनल में। सिविल में कहा 151 और हाई कोर्ट में अब बीएनएसएस के अंडर कहां पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। पहले क्या था सीआरपीसी में 482, अब यहां क्या हो गया 528। तो ये सारी बातें आप जब इनहेरेंट पावर पे बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है मैंने, वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इरेगुलर प्रोसीडिंग्स अंडर बीएनएसएस, डिस्कस द रेफरेंस टू क्योरेबल एंड इनक्योरेबल। 506 से 512, 506 से 512 इरेगुलर प्रोसीडिंग्स की बात करता है। देखिए
इसका आंसर कैसे लिखते हैं? आपने एक टेबल ऐसे करके जब आप थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे उसके बाद कि भाई ठीक है आप लिखेंगे कि विशिएट द प्रोसीडिंग्स, ठीक है। अब इरेगुलरिटीज में कौन सी ऐसी प्रोसीडिंग है जो अगर आपने वो फॉलो नहीं करी, ठीक है, या वो फॉलो अपनी पावर से ज्यादा का इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, तो विशिएट हो जाएंगी प्रोसीडिंग या विल नॉट विशिएट दी प्रोसीडिंग्स। तो सबके दो दो तीन तीन एग्जाम्पल। फिर उसके बाद कि अगर आपसे आपसे चार्ज बनाने में एरर हो गया, ओमिशन हो गया, तो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ एरर एंड ओमिशन, ठीक है। आप क्या हो सकता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देखने की बात यह है कि आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं इसमें। तो आप ये क्योरेबल और इनक्योरेबल इरेगुलरिटी ये होती है कि भाई ऐसी अगर आपसे प्रोसीडिंग्स के दौरान अगर कोई इरेगुलरिटी हो भी गई है तो क्योर हो जाएगी, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनक्योरेबल इरेगुलरिटी वो होती है जो क्योर नहीं हो सकती, जैसे कि मान के चलिए इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है वो नहीं ले सकता। आपने ले कैसे लिया इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस, मगर अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने पुलिस रिपोर्ट या फिर कंप्लेंट पे लिया है तो क्योरेबल है, मगर वो इनक्योरेबल हो जाएगी अगर अगर उसने किस पे ले लिया, इंफॉर्मेशन पे कॉग्निजेंस ले लिया। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं कि अगर मान के चलिए कोर्ट क्या कर सकता है, क्वेश्चनिंग ऑफ कन्विक्शन भी हो सकता है अगर चार्ज गलत बना है, तो ये वाली चीज भी है। तो ये सारी चीजें आप लोग इरेगुलर प्रोसीडिंग्स, अगर प्रोसीडिंग्स गलत हैं तो हो सकता है। देखिए मैंने तो कोशिश करी आप लोगों को कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने की जो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे पेपर के अंदर, तो उसी तरीके से मैंने आप लोगों को पूरा पेपर समझाने की कोशिश करी और मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाला है आप लोगों के लिए कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन सेमेस्टर 2025 में जो पेपर आ सकता है बीएनएसएस का, उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आ सकता है आप लोगों के लिए। तो ये वो वाला पार्ट था इवन सेमेस्टर के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए मॉक पेपर के साथ। आई थिंक आपको ये बहुत पसंद आया होगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।